सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त पर असखुद नोटिस ले लिया है और बुध के रोज़ 11:30 बजे इस असखुद नोटिस की समाअत भी होगी, जिसमें अटॉर्नी जनरल इस पूरे मामले पर इस 7 रुकनी बेंच को आगाह करेंगे। और इससे पहले जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी पर मुश्तमिल 1 रुकनी इंक्वायरी कमीशन ने माजरत कर ली थी इस मामले पर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करने से और इसकी तहकीकात करने से और उसके बाद ही फिर ये फैसला सामने आया। अब 7 रुकनी बेंच पर बहुत सारी वकला तंजीमें और वकला रहनुमा भी ये डिमांड कर रहे थे अदालत से कि एक लार्जर बेंच बनाया जाए और फिर अदालत ही सुप्रीम कोर्ट ही जो है वो इस मामले की आगे फिर इसको कंसीडर करे और इस मामले की समाअत हो और इस मामले को देखे। चूँकि बड़ा संगीन मामला है, बड़े संगीन इल्ज़ामात उस ख़त में मौजूद थे, जिसमें यह भी कहा गया था वाज़े तौर पर कि जब जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस थे उस दौर में भी इस बारे में आवाज़ उठाई गई, लेकिन उस वक्त कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन अभी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से फौरी एक्शन लिया गया और पहले 1 रुकनी कमीशन बना। जब तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की माजरत सामने आई तो फौरी तौर पर उस पर फिर ये 7 रुकनी बेंच भी बना है और अब देखते हैं कि ये कितना तूल पकड़ता है मामला। बड़ी ये संगीन नौयत का मामला है और इस पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की और जो माहिर कानून है उनकी क्या राय है, अब कितना काबिल इत्मीनान है इस मामले में ये 7 रुकनी लार्जर बेंच का बनना, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हुमायूं मोहम्मद साहब पाकिस्तान तहरीक रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, याया फरीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं। तो हुमायूं मोहम्मद साहब, आप लोग की डिमांड थी कि जो 1 रुकनी कमीशन बना था उस पर आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब ये 7 रुकनी लार्जर बेंच बन गया है, इस पर इत्मीनान है आप लोगों को, अब मुतमईन है आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, बड़ी मेहरबान। अच्छा, इस तरह है कि देखिए हमारे तहफ़्फ़ुज़ात क्यों थे? हमारे तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए नहीं थे कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्या कह सकते हैं डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हम लोगों ने उसकी अगेंस्ट ही जाना है, लेकिन सिंपल सी बात ये थी कि अगर जो चार्जशीट है वो बेसिकली गवर्नमेंट के ऊपर है या उसकी फंक्शनरीज के ऊपर है, ठीक है, एग्जेक्टिव के ऊपर है। अब आप एग्जेक्टिव को ही कहते हैं कि ये चीज़ आप इसको देख ले और 1 मेंबर बेंच। अब उसके ऊपर दूसरी टेक्निकलिटी है कि जब एक चाहे जितना भी कोई रिटायर्ड और अच्छा जज क्यों ना हो, हमें उसके ऊपर कोई शक नहीं था, जब उसको इख्तियारात मिलते एज वो, तो वो मेरे ख्याल में उसके जो लेवल होता है वो ज़रा नीचे लेवल होता है, तो वो हाई कोर्ट या किसी सर्विंग जज को बुला के ये क्वेश्चन नहीं कर सकता। क्यों? इसमें आज़ादी ऑफ जो अदलिया होती है उसके ऊपर इसमें हर्फ आने का ख़तरा होता है। नंबर 2, जिस तरीके से जिलानी साहब ने, जस्टिस जिलानी साहब ने उससे माजरत कर लिया और प्लस ये था कि उनका, अगर आप उनका नोट देखें, उन्होंने कहा है कि ये जो है या सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर आती है और इस वजह से किसी और को नहीं आना चाहिए, और उनका बड़ा सही फैसला था और यही हमारा भी मौक़िफ़ था। अब बात आ जाती है कि ये जो 6 या 7 मेंबर बेंच है उनके ऊपर आ जाता है। देखिए, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इससे पहले आपने देखा हुआ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसका रोना तो रोती रही है, उनके डॉन लीग्स क्या कहते थे, जो पीपल्स पार्टी थी मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा वो क्या कहती थी, फिर ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते थे, फिर हर एक ने क्या क्या कंप्लेन नहीं की थी, और उसके बाद अभी ये 6 सर्विंग जजेस एक साथ, और इससे पहले जस्टिस सदीकी साहब उन्होंने भी यही सब कुछ कहा था। तो ये छोटा मसला नहीं, बहुत सीरियस और गंभीर मसला है। अब इसके लिए क्या होना चाहिए? अच्छा, अब अगर आप उस लेटर को, 6 लेटर्स को देखें तो उसमें उन्होंने टाइमलाइन बताया कि उन्होंने पहले एक दफ़ा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करने की कोशिश की, फिर दूसरी दफ़ा की, उन्होंने बिल्कुल इसको रद्द ही कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया है, मेरे ख्याल में 16 मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो उस वक्त के थे उनके साथ किया, लेकिन उनके साथ प्यूनी जज, मींस उस वक्त के जो प्यूनी जज थे वो ऑब्वियसली फ़ाइज़ ईसा साहब थे, उनको भी इस चीज़ का इल्म था, उन्होंने भी इसके बारे में कुछ चीज़ नहीं की। और ख़ास तौर पे जब इन्होंने ये लेटर लिख दिया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर लिख दिया, तो यहाँ पे मेरा ये ख्याल था कि जो 184(3 जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत इन लोगों ने किया था, यहाँ पे इन लोगों को, खासतौर पे चीफ जस्टिस साहब को, इसके ऊपर डायरेक्ट 184(3 के तहत करके, और अब आगे क्या करना चाहिए अगर आप मुझसे पूछते हैं, मैं समझता हूँ
इसमें चूंकि थोड़ी सी बायसिज्म नजर आ रही है चीफ जस्टिस साहब के लिहाज से, उनको मालूम था, उन्होंने इसके ऊपर पहले एक्शन नहीं लिया, प्लस उन्होंने इसके ऊपर ये गवर्नमेंट के कहने पर पहले तो उनको प्राइम मिनिस्टर के साथ इस लिहाज से मिलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 2, उन्होंने इसको कह दिया कि 1 मेंबर कमीशन कर लेंगे, जो उनको नहीं करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि थोड़ी सी उनकी बायसिज्म नजर आती है, तो ही शुड रिक्यूज हिमसेल्फ फ्रॉम दिस बेंच, और बाकी फुल बेंच जितने भी मेंबर हैं सारे करें, और उस लिहाज से फिर इसके बारे में बात की जाती है। तो हुमायूं साहब अल्टीमेटली तो मामला फिर जो भी फैसला आता है 7 रुकनी लार्जर बेंच से, तो फिर वो तो फुल बेंच के पास ही जाकर वो चैलेंज होगा ना। मैं वापस आपकी तरफ भी आता हूं जरा, और आपकी अपनी हुकूमत में इस दौरान जब चैलेंज होने की जरूरत नहीं ना, आप टाइम क्यों जाया करते हैं, चैलेंज क्यों करवाते हैं, डायरेक्ट भेज दें। अच्छा, चलें अब वो एक प्रोसीजर ज़ाहिर है वो ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, या फरीद साहब इस पर बेहतर कमेंट करेंगे कि ये 7 रुकनी लार्जर बेंच क्यों तश्कील पाया, और जो कमीशन का क़याम था आर्टिकल 209 के ज़ुमरे में नहीं आता है। जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब की जानिब से भी कहा गया था। सायरा बानो साहब GDA की सीनियर रहनुमा भी ज्वाइन कर चुकी हैं। तो या फरीद साहब ये बताइएगा ज़रा, तसद्दुक़ जिलानी साहब ने कानूनी तौर पर सही माजरत की, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये ख़त तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया है, तो फिर ये जो आर्टिकल 209 है उसके ज़ुमरे में नहीं आता, तो वो किस तरह से इस मामले को आगे इनिशिएट कर सकते थे? देखिए, मेरे ख्याल में जो प्रोसेस फॉलो हुआ है पूरे के पूरा, जिस स्टार्टिंग फ्रॉम द डे के ये कमीशन बनाया गया, और कमीशन के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया, मेरे ख्याल में पूरा ये जो प्रोसेस था ये फ्लॉड था। अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो 184(3) का लेना था, तो फिर जैसे हुमायूं साहब कह रहे हैं, तो फिर ये प्राइम मिनिस्टर से मिलने की और एक कमीशन क्रिएट करने की क्या ज़रूरत थी। अगर तो ये जो 300 वकीलों ने अगर एक ऑनलाइन पिटिशन शुरू कर दी, या थोड़ा सा मीडिया से प्रेशर आया, तो अगर तो सुप्रीम कोर्ट इस प्रेशर को लेकर उन्होंने ये सुओ मोटो लिया है, तो ये भी एक गलत मैकेनिज्म है, क्योंकि फिर तो सुप्रीम कोर्ट प्रेशराइज लगती है कि कोई एक्शन लेने में। उसी तरीके से जिस तरीके से जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने अपने आप को रिक्यूज किया, उसमें भी प्रॉब्लम नजर आती है। देखें, ऐसा हो नहीं सकता कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने म्यूचुअली डिसाइड किया जस्टिस तसद्दुक़ के लिए, उनको पताए या उनसे पूछे बगैर, स्पेशली जब रिटायर्ड ऑफिसर्स या रिटायर्ड जजेस जब कमीशन को हेड करते हैं, तो उनसे ज़रूर उनका कंसेंसस लिया जाता है। बिकॉज देखें, किसी की हेल्थ कंडीशंस भी हो सकती है, कोई पाकिस्तान में नहीं हो सकता। तो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने पहले एक्सेप्ट किया ये रोल, और उसके बाद जो उन्होंने लेटर लिखा, लेटर के अंदर उन्होंने कहा कि TORs का प्रॉब्लम था। देखें, TORs तो गवर्नमेंट कभी भी चेंज कर सकती है, और जहां तक अगर आप TORs को पढ़ें, तो TORs जो थे वो इतने कोई नैरो डाउन थे नहीं, वो एक्सटेंसिव थे। इनफैक्ट अगर आप 6 जजेस का लेटर पढ़े, तो लेटर के अंदर डिमांड सिर्फ ये थी कि गाइडेंस दे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ये मैटर है नहीं, तो जजेस को किस तरह एक्ट करना चाहिए अगर कोई इंटरफेरेंस आ रही हो। और जो एक बड़ी वैलिड डिमांड थी, और ये इंटरफेरेंस सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर फॉल नहीं करती। पाकिस्तान की अगर आप लीगल हिस्ट्री निकाले, तो आपकी जुडिशरी पर इंटरफेरेंस ब्यूरोक्रेसी से भी आता है, पॉलिटिशियन से भी आता है, सीनियर जुडिशरी का प्रेशर लोअर जुडिशरी के ऊपर भी आता है। आपके पास माजी में बहुत से वाकयात है जिसके ऊपर जिसमें अकाउंटेबिलिटी कोड्स, क्रिमिनल कोड्स हो, उनको डायरेक्ट ऑर्डर्स या डायरेक्शन सुपीरियर जुडिशरी से आती थी। तो TORs का भी मेरे ख्याल में इतना मसला नहीं था। मुझे ज़रूर कुछ खदशा ये है कि शायद जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को थोड़ा डर था कि क्या वो ये 1 मैन कमीशन का पार्ट बन जाएं, और एक ऑलरेडी इस इशू को बहुत पॉलिटिसाइज कर दिया गया था, खास तौर पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज से, जो लग रहा था कि उसको वो यूज कर रही हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट, अपने आप को विक्टिम शो करने के लिए इस 6 जजेस के लेटर को यूज कर रही हैं। बिकॉज पास्ट में उन्हीं की हुकूमत के अंदर भी कोई जुडिशल इंटरफेरेंस कोई कम नहीं रही थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो के 184(3) की जो प्रोसीडिंग्स हैं, क्या वो अप्रोप्रिएट है इस मौजू को लेकर। बिकॉज देखें, ये मैटर जो है ये सेंसिटिव मैटर है, इसके ऊपर एलिगेशंस, बहुत सीरियस एलिगेशंस आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज पे लगाई गई हैं। जिस तरीके से साइबर का केस बहुत इंपॉर्टेंट था, उसी तरीके से ये मैटर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये किस ट्रैक पर ये सिलसिला आगे जाता, तो मिर्जा इख्तियार बेग साहब, ज़ाहिर है जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं वो जितने मजबूत होंगे, मुस्तहकम होंगे, हर तरह के प्रेशर से पाक होंगे, तो उतना ही वो माशरा फलता फूलता है। लेकिन ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ है। जी जी, हेलो जी, इख्तियार साहब, आपको आवाज़ आ रही है?
मुझसे सवाल किया जी जी आपने? जी, मैं आपसे पूछूं कि अब ये किस तरफ ये मामला जा सकता है, ये बुध को ये समाअत होगी और 7 रुकनी ये बेंच है, फुल कोर्ट की तरफ जाना चाहिए था मामला, या मुनासिब है 7 रुकनी बेंच पहले इस पर अपना फैसला दे दे फिर ये आगे चैलेंज हो? पहली चीज तो यह है कि कल और आज में आप देखें कि जो इश्यूज उठाए गए थे उसमें यही किया गया था कि जी सुओमोटो एक्शन लेना था, लार्जर बेंच बनना था, एक सिंगल रिटायर्ड जज की जो इंक्वायरी है कमीशन वो उस पर सवालिया निशानात हैं, और कुछ लोगों ने तो जस्टिस तसद्दुक के ऊपर भी सवालिया निशान लगाए। तो ये सब बातें कल थी, और कल जो टीवी में हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की वो यही था कि आप इसके नतीजे दें, उसके ऊपर आपके पास पूरे फोरम्स खुले हुए हैं। लेकिन आज जब कल वाली तमाम चीजें मान ली गई, सुओमोटो भी हो गया, लार्जर बेंच भी बन गया, और तसद्दुक जिलानी साहब ने इंक्वायरी कमीशन से माजरत भी कर ली, और जुडिशरी को अब इंक्वायरी का फैसला करना, ये इंक्वायरी कमीशन कंडक्ट करने का अब इख्तियार दिया गया है। तो मैं समझता हूँ सब बातें खत्म हो जानी चाहिए। अब तो हर वो बात हो गई है जो कल सवालिया निशान थे, जो कल एतराज़ात थे, जिसमें कल एफएन भट्ट थे और आप लोग की यही ख्वाहिशें थी कि भाई लार्जर बेंच बने, जुडिशरी का फैसला हो और एग्जीक्यूटिव उसमें इन्वॉल्व ना हो, तो एक्शन लिया जाना चाहिए था इस हिसाब से। ये सब चीजें तो आज मान ली गई हैं। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले तो अप्रिशिएट करें कि भाई हमारे जुडिशल सिस्टम को, निज़ाम को, कि उन्होंने वो तमाम खदशात, तमाम ऑब्जर्वेशन जो कल एक्सप्रेस किए गए थे इस मौजू पे, इस इशू पे, उसको एड्रेस करा है और बड़े खुले दिल के साथ। बिल्कुल, खास तौर पर जो वकला तंजीमें थी, बहुत सारे सीनियर वकला भी ये बात कर रहे थे, बहुत सारे अपोजिशन रहनुमा भी ये बात कर रहे थे कि अब ये इस मामले पर अदालत कोई एक्शन लेना चाहिए, इसको नोटिस लेना चाहिए। तो सायरा बानो साहिबा, ज़ाहिर है आपका ताल्लुक भी एक अपोजिशन की जमात से, आपकी जमात का इस पूरी सूरत हाल पर क्या मौक़िफ़ है? एक ही बार ये अब इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस ले लिया, तो आपको भी इत्मीनान है कि बेहतर तरीके से ये मामला आगे बढ़ेगा? मैंने आप ही के चैनल पे बातचीत की थी, और इख्तियार साहब मैं वापस आ रहा हूँ आपकी तरफ, जरा सायरा बानो साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू लूँ, फिर मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। जरा इख्तियार साहब जी। सर अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा आपने हमेशा मायूसी की बातें करती रहती हूँ, मतलब यहाँ पर आपको कुछ सीधा होता दिखता है कि यहाँ पर आपने कहा, जजिस ने कहा कि हमें इस कंडक्ट पर क्या करना चाहिए। भाई क्या करना चाहिए, एक तो उससे क्या कहते हैं, आप केस से अलग हो जाते, एक में वैसे मैं बात कर रही हूँ कि उस वक्त, और ये प्री कमीशन बनाने की क्या जरूरत थी, हुकूमत क्यों कूदी, फिर हुकूमत ने क्यों इस किस्म की बयानबाजी की, फिर अता तारड़ साहब ने क्यों इस किस्म का बोला। ये तो जस्टिस फाइज ईसा साहब को पहले दिन ही इस पे एक्शन लेना चाहिए, फुल कोर्ट बनाना चाहिए, और फुल कोर्ट 13 का होता है वो बना के, और उसके बाद उन्होंने जिस एग्जेक्टिव के ऊपर जिन पर इल्जाम लगाया है उनको सामने आना चाहिए। ये कह के हम अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। अभी पिछले दिनों कुछ प्रोग्राम किए कि ये तो होता आया है, भाई होता आया है, कहीं तो स्टॉप लगेगा ना, कहीं तो स्टॉप लगेगा। ये थोड़ी कि 44 साल बाद फिर आपको केसों के फैसले करते फिरे कि ये तो अदालती कत्ल था। और हर दौर में, अभी मुझे नहीं पता कि कौन बात कर रहे थे कि पिछले दौर में होता रहा, कि पिछले दौर में होता रहा तो उससे पहले भी दौर में होता रहा, तो फिर अगर ऐसे दौर करते जाएंगे तो फिर ये तो बात बहुत दूर निकल जाएगी कि कहाँ से होता रहा। और फिर मौलवी तमीजुद्दीन साहब का भी जिक्र आ जाएगा और जस्टिस मुनीर का भी जिक्र आ जाएगा, फिर उसके बाद वो JIT भी खोलनी पड़ेगी कि ये सारा कुछ क्या हुआ। लेकिन मैं जहाँ समझती हूँ कि यहाँ पर जिस मुल्क में आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, यहाँ पर जो फॉर्म 45 वाले बाहर हैं, फॉर्म 47 वालों ने ओहदे भी ले लिए, बंदर बांट भी हो गई, और जी सो कॉल्ड मुल्क को तरक्की की तरफ भी रवाना कर दिया। वहां पर मैं नहीं समझती कि इसका हाल भी बस ऐसे ही होगा, मेरी फतो दे पेड़े यार, ऐसे ही होगा। अच्छा, तो लेकिन चलें, उम्मीद तो हमें अच्छी रखनी चाहिए। अब हुमायूं मोहम्मद साहब, जी सारे साहब कंप्लीट कर लें। कि आप बात कर रहे हैं, ये जो इलेक्शन हुए इसके ऊपर भी बहुत अच्छी उम्मीद थी मुझे कि ये इलेक्शन साफ शफाफ होंगे। तारीखी, मुल्क की तारीख के बदतरीन धांधली ज़दा इलेक्शन यहाँ पर हुए हैं, और इसके बाद जिस तरीके से जो कुछ हुआ है, जिस पार्टी को
दीवार के साथ लगाया गया है। सिंध में हमारी पार्टी के साथ जो कुछ हुआ है, अभी हमारी पार्टी के मुर्तजा जतोई साहब के साथ जो हुआ है, यहाँ सिंध में कच्चे डाकू, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि मैं इस सेटअप से और ये जो करता धरता है, इन लोगों से कोई अच्छी की उम्मीद लगा के रखूं। इन लोगों ने अब मुल्क को अपनी जागीर समझा हुआ है, जो दिल चाहता है करते हैं, लेकिन फिर अंजाम अच्छा नहीं होता। सही। तो हुमायूं मोहम्मद साहब, ये जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का जो बयान था, उनकी जो बातचीत थी, वो तो आपके ही अपने दौरे हुकूमत में सामने आई। फिर इस खत का जो मतन है उसमें भी ये लिखा है कि जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब के दौर में भी जजेस की जानिब से इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात रखे गए सामने, लेकिन उन्होंने भी उस पर कोई संजीदा ध्यान नहीं दिया। तो माजी में अगर ये इस नुक्ते पर, इस मामले पर थोड़ा काम हो जाता तो आज सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ हो सकती थी। देखिए, इस तरह है, बिल्कुल सही कहते हैं। अब वहाँ पे जो जैसे सिद्दीकी साहब जो बात कर रहे थे, उन्होंने यही कहा था कि एक ख़ास इदारा है जो मदाखलत कर रहा है और उस लिहाज से ये बातें कर रहा है, ठीक है। अब उन लोगों ने ये कंप्लेन की थी, वो कंप्लेन गई थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास, ठीक है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनकी बात को और उन्होंने सज़ा दी थी। देखिए, बात ये हो जाती है, एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि डिसीजन लेता है, ना कि गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सिर्फ रेफरेंस दायर कर सकती है, ये गवर्नमेंट को इस किस्म की चीज़ जैसे लेट्स से कमीशन बना लिया, ये कर लिया, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है वो सुप्रीम कोर्ट करता है या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, और उन्हीं से ही उन्होंने अपनी वो मांगी है कि हमें राय बताए। लेकिन देखिए, एक और चीज़ हो रही है, मुझे एक चीज़ तंग कर रही है। अब इसका शायद आपस में कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन यू नो चूंकि टाइमिंग इन दोनों के एक साथ आ रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसके बारे में क्या कहूँ। अभी आज या कल अखबार में मैं पढ़ रहा था कि जो गवर्नमेंट है वो ये सोच रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, जो आर्टिकल 179 के तहत उनकी टेन्योर होता है, जब तक वो एक एज को ना पहुंच जाए तो उससे उस वक्त फिर रिटायर हो जाते हैं। तो जितना भी टाइम रहता है, 2 साल 3 साल 4 साल, वो उतना रहते हैं, ठीक है। लेकिन सुना है कि वो अभी उस आर्टिकल के अंदर तरमीम ला के इनकी जो टेन्योर है उसको 3 साल के लिए करना चाहते हैं। और उसके ऊपर ये भी रेफरेंस बता रहे थे कि इससे पहले जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ और उससे पहले जो DGISI थे, उनकी भी इन लोगों ने एक्सटेंशन ऑलरेडी कर दी है। तो शायद इसके ऊपर, और ये कह रहे थे कि हम सेनेट के इलेक्शंस के बाद वेट करेंगे या नहीं करेंगे, इसकी तरदीद भी आ रही है। लेकिन ये बातें बड़ी, बहुत सारे हलकों में ये चीज़ें, और अखबार में भी ये पब्लिश हो चुका है। सो आई डोंट नो कि इनका आपस में कोई लिंक हो सकता है, नहीं हो सकता है। इज इट समथिंग दैट यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, समथिंग लाइक दैट, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो आई डोंट नो, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये चीज़ को वंस एंड फॉर ऑल एड्रेस होना चाहिए, ताकि और देखिए, अब मैं एक और चीज़ करना चाहता हूँ। जी जल्दी से कंप्लीट। अच्छा, एक मिनट, एक आखिरी चीज देखिए, अभी याया फरीद साहब ने एक बात की थी और उन्होंने कहा था पॉलिटिकल लोग इसको अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैं इसको अपने साथ लेकर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं जो टाइमिंग देख रहा हूं, ये जो मई पिछले साल से लेकर और अभी तक उन्होंने 3 या 4 मरतबा कहा हुआ है। अब इस दौरान में हमने ये देखा है, जैसे हुमायूं दिलावर ने जिस तरीके से डिसीजंस ले रहे थे, जिस तरीके से वो कर रहे थे, अब उसके अंदर सब लोग कह रहे थे कि इस तरीके से होता नहीं है। फिर आपने ये देखा है कि पहली बार जिंदगी में पूरी दुनिया की तारीख में एक इद्दत के केस के ऊपर आपने एक औरत की बजाय एक मर्द की आपने वो सुन ली है बात। ये चीजें जब हम सामने देखते हैं, और जिस तरीके से अभी ये आज जो नैब ने खुद कह दिया कि जी हम इसको परसू नहीं करना चाहते, इसको कर ले, और जिस तरीके से ये भी था, जिस तरीके से तो वो क्या कह सकते हैं, साइफर का केस है जिसके अंदर वो कहते हैं कि कत्ल तो हुआ है लेकिन जो लाश ही है वही गायब है, वो है ही नहीं किसी चीज की। तो जब इन चीजों को हम सामने देखते हैं तो मालूम ऐसा होता है, इट्स अ परसेप्शन। ठीक है, तो टाइमिंग पर आपको स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी के टाइमिंग पर आप ये देखिए, ये टाइमिंग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। अब याया फरीद साहब इस पर कमेंट करेंगे कि ये महज इत्तेफाक है या फिर ये वाकई इसमें जो आपके शकूक हैं वो किसी हद तक दुरुस्त हैं। तो याया साहब, ये टाइमिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खासतौर पर बड़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले मई से और अभी तक चूंकि वो तवातुर के साथ वो कह रहे हैं इस तरह के वाकयात और फिर अदालत से ऐसे फैसले सामने आ रहे हैं जिस पर भी बाद में रिलीफ भी मिल जाता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि देखिए, ये जो इशू है ये 6 जजेस के खत से शुरू नहीं होता। ये इशू पिछले साल की मई से शुरू नहीं होता। ये इशू पाकिस्तान की लीगल हिस्ट्री का पार्ट रहा है। अगर आप पनामा की हेयरिंग्स को देखते हैं, किस तरीके से सुपरवाइजरी बेंच बनाया गया,
जो जस्टिस साकिब निसार के ऊपर एलिगेशंस लगाई गई, पिछली हुकूमतों में जिस तरह की चीज़ें हैं, आपको नंबर ऑफ एग्जांपल्स मिल जाएंगी कि ये मसला पाकिस्तान के सिस्टम का एक इंग्रेन्ड मसला है। ये किसी की हुकूमत से लिंक्ड नहीं है, ये एक सिस्टम का पार्ट बन चुका है कि आप जुडिशियल इंटरफेरेंस करते हैं। और ये जुडिशियल इंटरफेरेंस नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में भी होता है, पार्लियामेंट में भी होता है, सेनेट में भी होता है, मीडिया में कितना ये होता है। तो ये एक पाकिस्तान का एक सिस्टम अनफॉर्चुनेटली बन चुका है। और अगर तो इसको इफेक्टिवली आपने रूट कॉज जो है वो उसका ढूंढना है, तो आपको एक होलसम इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करनी होगी, जिसका मतलब ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो 184(3) के अंडर इसको सुन रही है, स्कोप महदूद नहीं होना चाहिए इस 6 जजेस के खत का। और दूसरी बात यह है कि जितनी पॉजिटिविटी हमें नजर आ रही है कि अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ले लिया है तो अब सारा कुछ शायद ठीक हो जाएगा। देखें, पाकिस्तान की तारीख निकाल लें, जितने कमीशंस बने उनका फेलियर और जितने सुओ मोटो एक्शंस हुए हैं उनका फेलियर, सिर्फ आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सुओ मोटो भी जो है वो इट इज ऑल्सो नॉट एन इफेक्टिव, या इट इज नॉट समथिंग जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं कि ये सारे मामले को हल कर देगा। अब तो देखना ये भी पड़ेगा कि क्या 184(3) में ये प्रोसीडिंग्स हो भी सकती हैं, क्या 7 जजेस के सामने 6 जजेस अपीयर होंगे, क्या क्रॉस एग्जामिनेशन चलेंगी, क्या पब्लिक को सारी बातें समझाई जाएंगी। इस वजह से मेरे ख्याल में इतना पॉजिटिव नहीं होना चाहिए 184(3) की जो प्रोसीडिंग्स हमें वेडनेसडे से शुरू होते हुए नजर आएंगी। हमने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के वक्त तो बहुत 184(3) देखा था, आज भी मुल्क वहीं का वहीं खड़े हैं, मसले वहीं के वहीं खड़े हैं। जैसे सायरा बानो साहब ने जैसे उन्होंने कहा कि देखें ये मसले पहले भी होते रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप मसले का हल चाहते हैं तो आपको इफेक्टिव तरीके से उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, विच शुड नॉट बी लिंक्ड टू एनी एरा और शुड नॉट बी लिंक्ड टू एनी गवर्नमेंट। ऑपोजिशन जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं भी कि उनके नज़दीक तो अभी ज़ाहिर है कि जो सबसे बड़ा मसला वो नताइज का मसला है, उस पर उन लोग के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहले इलेक्शन हो गए, नताइज पर एतराज़, फिर सदारती इंतखाब भी हो गया, अब कल सेनेट के इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। तो अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर 8 फरवरी वाले मौजूद हैं और वक्त भी गुजर रहा है और हुकूमत भी क्या मुस्तहकम होती जा रही है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक भी गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और सेनेट की 48 में से 18 नशस्तों पर बिला मुकाबला उम्मीदवार मुंतखब हो चुके हैं। 30 नशस्तों पर ये इंतखाबात कल होने जा रहे हैं और एक ऐसे मौके पर होने जा रहे हैं जब अपोजिशन को आम इंतखाबात पर एतराज़ात थे, उनके नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। फिर मखसूस नशस्तों का मामला सामने आया और उस पर भी जब फैसला हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से अब पार्लिमानी पार्टी के तौर पर मौजूद है, तो उनकी अब ये नशस्तें सेनेट में कम अज़ कम नज़र आ रही हैं। तो क्या इस पर भी अब अपोजिशन जमातों की जानिब से एहतजाज होगा और हुकूमती जमातें इन मखसूस नशस्तों को मिलने के बाद अब किस कदर पुरएतमाद नजर आ रही हैं, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, ये जो सेनेट का इंतखाब है, ये आपको आम इंतखाबात के मुकाबले में या माजी में जो सेनेट के इंतखाबात हुए हैं उनके नतीजे में कुछ मुख्तलिफ नजर आ रहा है? हाँ, देखिए इस वक्त जो सेनेट के 48 मेंबरान जो आधा हाउस तकरीबन रिटायर होता है, उसमें 18 तो अनअपोज आ गए, जिसमें मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वगैरह की थी। 30 के जो बाकी थे उसके कल इंतखाबात हैं और वो हम एक तरह के कोलिशन पार्टीज के तौर पे मिलके उसमें हिस्सा ले रहे हैं। सेनेट से कौमी असम्बली जिसने वोट देना है, इस्लामाबाद से 2 सीटें हैं, एक जर्नल सीट है और एक टेक्नोक्रेट है। टेक्नोक्रेट पे इसाक डार साहब जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उनके नॉमिनेशन है और जनरल सीट पे हमारे पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट का है और हम ज्वाइंटली वोट देंगे इन दोनों शख्सियात को सेनेट के लिए इस्लामाबाद की सीट के ऊपर। और मैं आपको बड़े वसूख से ये बात कह सकता हूँ कि गिनती में आप देखेंगे जो गिलानी साहब ने कौमी असम्बली की सीटें ली थी, जिसमें 9 सीटें हमारी जो हैं 9 वोट जो हमारे वो कैंसिल्ड हुए थे, गलत वोट पड़ गए थे। अब बड़ी एहतियात से बताया गया है तो वो भी इंशाल्लाह हमको मिलेंगे। नई जो मेंबरान हैं उनके भी मिलेंगे, तो हम ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ इंशाल्लाह अपने दोनों इस्लामाबाद के और 30 में से मेजॉरिटी सेनेट्स को जो है वो मुंतखब कराने की पोजीशन में है। और कल इंशाल्लाह आप जो फिगर देखेंगे वो मेरी बात और इसमें उन मखसूस नशस्तों का भी अच्छा खासा अमल दखल होगा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सकी।
वो ज़ाहिर है उसकी मुख्तलिफ वजूहत थी और फिर वो आप तमाम जमातों में तकसीम हुई। जी देखें, अब वो तो कोर्ट के फैसले हैं, इलेक्शन कमीशन के फैसले हैं, उसमें तो अब हम नहीं जा सकते। उसमें जब ये तय हो गया है कि ये सीटें उनका हक बनती नहीं है, या जिस जमात के साथ उन्होंने इलाक किया है उस जमात की कोई जीती हुई न सीट है, न कैंडिडेट है, न लिस्ट दी गई थी, तो इसको बड़ा डिटेल में इसके ऊपर जजमेंट्स आई हुई हैं कि वो रिजर्व सीट्स के हक बजानिब नहीं है। अब इस मौके पे हम उन पुरानी बातों में नहीं जा सकते जो ऑलरेडी जुडिशरी से जिनका फैसला हो चुका है, इलेक्शन कमीशन से जिनका फैसला हो चुका है। ठीक है, तो कुछ जैसे बाकी जमातों को मिली है इजाफी सीटें, ऐसे पीपल्स पार्टी को भी मिली है, और यकीनन इन सीटों की बुनियाद पे हमारे नंबर गेम पहले से अब बेहतर होगा। ठीक है, तो साहिरा बानो साहब, जिस तरह पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून मिलकर ये सेनेट इलेक्शन लड़ रहे हैं और चाह रहे हैं कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स आएँ, तो अपोजिशन जमातों की सेनेट इंतखाबात में फिर कल क्या स्ट्रेटजी होगी? जी हम तो है ही नहीं, अब बाकी जो वहाँ पर हैं उनका देख लीजिए क्या है। जो साथ एक बना था कि हम यहाँ पर जो एहतजाज करेंगे उसमें मौलाना साहब की जमात थी, लेकिन मुल्क के वसी तर बात को यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट दिया। अब देखते हैं कि कल किस किस का मुफाद, यानी कि सॉरी मुल्क का वसी तर मुफाद किसकी पलड़े में जाएगा, तो ये सारा कुछ हो जाएगा। मतलब सेनेट का इलेक्शन आप कैसे देखते हैं? मैं तो उसको ऐसे दुकानदारी और भाव ताव देखती हूँ। अच्छा, जो सीट्स का रेट लगता है और जिस तरीके से आते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनकी तो यहाँ पर शनाख्त पर शक है, जिनकी नेशनैलिटी पर शक है। उसमें हमारा सूबा बलूचिस्तान सबसे आगे है, और जिस तरीके से यहाँ पर भाव था, अब मुझे प्लीज कोई ऐसे ना रोके टोके ना और मुझे ये ना बोले कि ऐसे नहीं होते। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है। माजी की तो जो वीडियो सामने आई हैं, कभी ऑडियो लीक्स, कभी वीडियो लीक, वो सारी चीज़ें सब वो सामने आई हैं, वो मंजर आम पर भी आई हैं, उनकी इंक्वायरीज भी हुई। लेकिन इस बार तो ऐसा रुझान ज़रा कम देखा जा रहा है। आप देखें कि वो माजी की निस्बत इस बार ना कोई वीडियो आ रही है, ना इस तरह की कोई बात हो रही है, ना इल्ज़ामात लग रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, मसला ये है कि इल्ज़ामात इसलिए कम लग रहे हैं कि वो मामला सियासतदानों के हाथों से निकल चुके हैं। अच्छा, मामला सियासतदानों के हाथों से निकल चुके हैं, तो इसलिए सब बहुत स्मूथली हो रहा है कि किसी को छू करने की भी हिम्मत नहीं है। तो ये सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। अब देखें, अब आप देख रहे ना इस मुल्क की बदकिस्मती कि एक सेनेटर ने इस्तीफा दिया और वो हमारे मुल्क के निगरान वजीर आजम बन गए। उसके बाद मैं भी उस वक्त अपोजिशन में थी, कोई नहीं पूछा, नाम से नाम लिया, खुदा जाने कब आके पर्ची छोड़ गया। फिर उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद अब वो वापिस से आ रहे हैं। खुदा जाने ऐसी कौन सी अदाएं हैं कि वो फिर वापस से एक लफ्ज मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप कहेंगे पंजाबी, मुझे नहीं पता कि मेरी फत्तो दे पैड़े यार। अच्छा, तो बस यहाँ पर भी फत्तो के यारों ने वो काम खराब किया हो। तो मैं इसको ऐसे ही देखती हूँ। मुझे तो हंसी आती है, मुझे लगता है कि आई एम सॉरी कि अफसोस ये होता है कि आप कोई हमें बेवकूफ समझने की गलती मत करें कि आप जो चूरन बेचे एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा ये, और जैसे मोमिन साहब ने बोला कि हर चीज की टाइमिंग होती है, और जब कोई ऐसी स्टोरी आती है, जब किसी की ज़मीर जागते हैं, सुलाते हैं, जागते हैं, तो मुझे उससे पीछे वाली कहानी पे ज्यादा दिलचस्पी होती है। जो दिख रहा होता है मैं उसको नहीं देख रही होती, मैं वो पीछे से हकायक तलाश कर रही होती कि ऐसे कौन सी वजूहात थी जिसके ऊपर ये सारा आना पड़ा। तो बस ऐसे ही खत्तों से पूछे ऐसे। बिल्कुल सही। तो हुमायूं मोहम्मद साहब, ये KPK में क्या सेनेट इंतखाबात आप लोगों ने अभी तक मखसूस नशस्तों पर जो लोग मुंतखब होकर आए उनसे वहाँ की सूबाई हुकूमत ने हल्फ नहीं लिया, वो मामला कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। अब कल क्या किस हिकमत अमली के तहत इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, मुझे इसके डिटेल नहीं पता कि वो जो हल्फ नहीं लिया उसका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन इलेक्शंस के जो इलेक्शंस होते हैं वो तो इलेक्शंस होते हैं ना, जैसे बाकी जगहों पे हो रहे हैं उसी तरीके से इधर भी हो रहे हैं। जब हम कह रहे थे, शोर मचा रहे थे कि जी ये जो नेशनल असम्बली के जो वो हैं अभी जो आप प्राइम मिनिस्टर उनके अभी वो कंप्लीट नहीं है तो अभी ना करें, तो उन्होंने कहा जो चले जाते हैं तो उनका हो जाता है, तो बस इसी तरीके से कल उधर भी हो जाएगा। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल में। जो जैसे आपने शुरू में कहा है ना कि ये बेसिकली फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, जिनके नीचे उनकी जड़ें नहीं है अवाम में। ये एक क्रिसमस ट्री की मानंद है, डब्बे में रख के निकाल लेते हैं, वहाँ सजा देते हैं, उसके बाद उठा के डब्बे में बंद कर देते हैं और फिर हटा देते हैं।
तो इनकी तो वो है नहीं। तो अब अगर ये लोग आ रहे हैं और इनको आपने जैसे अभी आप काकड़ साहब की बात कर रहे थे, पहले तो जो जितना मुझे पता है कि आप इलेक्शंस में जब आप केयर टेकर गवर्नमेंट होते हैं तो आप नेक्स्ट कमिंग इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले सकते। मेरे ख्याल में उसमें सेनेट का भी होना चाहिए, क्योंकि सेनेट भी फ़ौरन ही आ रही है और उसमें ये दोबारा वापस आ रहे हैं। अब इनकी ये किस पार्टी के लिहाज से आ रहे हैं, क्या इनके पीछे भी कोई बैकिंग है, कोई इन्फ्लुएंस है, कुछ और चीज़ है, फिर एक दो और इस किस्म के लोग आ रहे हैं जिनको तो हुमायूं साहब फिर इतने जब आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और शकूक व शुबात हैं आपको, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि फ़र्क नहीं पड़ेगा? अददी अक्सरियत तो अब इनकी बढ़ने जा रही है, आपकी वो घटने जा रही है, चूँकि मखसूस नशस्तों वाले मामले ने भी इन जमातों को, जो हुकूमती जमातें, इनको फेवर दिया है। देखिए हमारे टोटल जो सीटें इन लोगों ने फेडरल में मतलब मुख्तलिफ जगहों पे वो किए, वो तकरीबन 600 बनती थी, 300 के करीब हमें वो दिए हैं, आधी सीटें इन्होंने हमारी खाई हैं। अब उसमें इस वक्त हमारे पास मेरे ख्याल में हम 18 हैं जो सेनेट में पीटीआई के, ठीक है। अभी अगर हम देखें तो हमारे 10 या 11 आ सकते थे केपी से, हमारे तकरीबन 6-7 आ सकते थे हमारे उधर से पंजाब से, और 2 शायद आ सकते थे हमारे सिंध से, जो हमारी सीटें बनती थी उस बेसिस पे हमारे आ सकते थे, और उससे हम लोग तकरीबन 18 या 19 की और स्ट्रेंथ आ सकती थी, एंड वी कुड हैव टच इजीली अराउंड 36, 37, 38। लेकिन इन लोगों ने वहाँ पे हमारा कम करके हमें तकरीबन हम 7 या 8 के करीब आ जाएंगे, जो या 9 आ जाएंगे मैक्सिमम, जो कि सेनेट में आएंगे। हम इसके बावजूद भी हम सबसे बड़ी सिंगल जमात होंगे, ये याद रखिए। इसके बावजूद भी हम सबसे बड़ी, मोर देन 25% ऑफ द सेनेट वुड बी कंप्राइज ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा। तो अगर इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन चोर है हमारे मुल्क में, चोर है, आपको पता है, हर जगह पे चोर है, तो फिर क्या वोट की भी चोरी शुरू कर दिए इन लोगों ने। जी ठीक है हुमायूं साहब, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ जरा। या फरीद साहब, ये जो केपीके की कॉम्प्लिकेशन सामने आ रही है, अगर वहाँ पर एक सूबे में भी मखसूस नशस्तों वाले अफराद ने, अरकान ने अगर ना हल्फ उठाया हो, हुकूमत हल्फ नहीं ले रही हो, तो फिर कानून क्या कहता है वहाँ पर? फिर क्या मुलतवी हो जाने चाहिए इलेक्शन? मैं इसके ऊपर ज़्यादा इल्म नहीं रखता, तो मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरा सिर्फ इसके ऊपर एक एनालिसिस होगा, वो ये है कि ऑलरेडी पाकिस्तान में जिस तरीके से जनरल इलेक्शंस जो हैं वो कंटेस्टेड भी हैं, इंटरनेशनल प्रेशर भी उसके ऊपर आता है, जिसकी वजह से आपकी जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है वो सफ़र करती है। तो आई होप कि जो सेनेट के इलेक्शंस हो रहे हैं वो इतने कंटेस्टेड ना हो, वो इतने चैलेंज ना हो, और एक स्टेबल गवर्नमेंट हो। बट एज फार एज योर क्वेश्चन इज कंसर्न्ड, उसके ऊपर मैं लाइल्म हूँ। ठीक है, चलें। या फरीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद। एक ब्रेक ले रहे हैं तीनों मेहमान। हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब ईद के बाद अपोजिशन क्या करने जा रही है, सड़कों पर हुकूमत को कितना टफ टाइम देगी, एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अब 2 माह इस हुकूमत के मुकम्मल होने जा रहे हैं। रमज़ान मुबारक में हमने अपोजिशन को भी थोड़ा हुकूमत पर हौला हाथ रखते देखा है, लेकिन ईद के बाद भी क्या ये सिलसिला इसी तरह चलेगा, या फिर जो अपोजिशन के एहतजाज हैं वो हुकूमत को टफ टाइम देने में कामयाब रहेंगे? इस वक्त बढ़ती हुई महंगाई भी हुकूमत के लिए एक बड़े मसले के तौर पर मौजूद है। तो मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, ये ज़ाहिर है कि आपकी सपोर्ट से, आपकी जमात की सपोर्ट से ये हुकूमत कायम हुई है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन हालात में कब तक इस हुकूमत को सपोर्ट करेगी? इस वक्त महंगाई और मुल्की हालात को आप इस हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज के तौर पर देख रहे हैं, या फिर ये अपोजिशन भी ईद के बाद आपको एक तगड़ा टफ टाइम देते हुए नजर आएगी? देखिए, अपोजिशन के टफ टाइम से हमें कोई न फिक्र है न कंसर्न है, लेकिन मैंने एज ए पाकिस्तानी सिटीजन रिक्वेस्ट जरूर है उनसे कि हम ईद के बाद IMF से मेजर नेगोशिएशन हमारी शुरू हो रही है हुकूमत की, जिसमें हम लंबा प्रोग्राम उनसे जो 3 साल का 6 से 8 अरब डॉलर तक का है वो नेगोशिएट करने जा रहे हैं। और अप्रैल में उनकी बोर्ड की मीटिंग है, जिसमें वो हमें 1.1 बिलियन की पेमेंट करने का पूरी उम्मीद है। मैं वक़्त कर रहा हूँ, हमें मिल जाएगी। ऐसे मौके पे अगर आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा करना चाहते हैं, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं, और ये इम्पोर्टेंट इशूज़ को डिस्ट्रैक्ट और डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो ये मोस्ट वेलकम, तो मुल्क के मफाद में नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो है, हमने इस हुकूमत के जो हाथ फैलाया था, ये जानते पूछते हुए कि जो चैलेंजेस हैं हमारे पास इकोनॉमिक, और वो संगीन चैलेंजेस हैं,
उसमें महंगाई का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसमें मार्कअप जो 22% स्टेट बैंक का है और 24% बैंकों का लैंडिंग रेट है, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जिससे नई सरमायाकारी रुक गई है। IMF के प्रोग्राम, IMF की शराइत, बिजली, गैस और पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा, ये सब हमारे इल्म में था कि ये चैलेंजेस हैं जो इस हुकूमत को ये फैसले, जिसको आप अनपॉपुलर डिसीजन कहते हैं, करने होंगे। क्योंकि एक तो IMF की शराइत में सही, और दूसरा आपके मुल्क को यानी आने वाला जो वक्त है वो भी आवाम के लिए खासा मुश्किल है। ये महंगाई नहीं कम हो रही, हालात मजीद सख्त होते रहेंगे आपकी नज़र में फिर? जी, मैं यही बात पे आपकी जवाब इस तरह से देना चाहूँगा। महंगाई कम होगी, मार्कअप रेट कम होंगे। मार्कअप रेट अभी वो कम करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि IMF की शर्त यही है अफराते ज़र को पहले कम करें। अफराते ज़र 1%, 1.5% कम हुआ है, लेकिन हमने उसको 20 पे और फिर 15 पे, और अल्लाह करे एक वक्त हो कि सिंगल डिजिट हो जाए, जो पहले 7-8% से हम लेके गए थे, बढ़ाते हुए 22% पे, तो वो कम होगा अफराते ज़र, तो फिर महंगाई कम होगी। और उसके साथ साथ IMF की भी दूसरी कंडीशनों को भी हमने पूरा करके, फिर बजट आ रहा है, सबसे बड़ी चीज बजट है। और आज ही हुकूमत ने रिटेलर्स को, 5 सेक्टर्स को और एग्रीकल्चर को, रियल एस्टेट को रजिस्ट्रेशन कराने की स्कीम, ताजिर दोस्त स्कीम के नाम पे मुतारिफ कराई है। और अगर 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, फिर ठीक है, अब यकम जुलाई से ये टैक्स कलेक्शन का सिलसिला भी शुरू होगा। अब देखते हैं कितना कामयाब होता है। ठीक है, इख्तियार साहब, मैं आपकी तरफ वापस जरा आता हूँ। अब सायरा बानो साहबा, ये जो इस वक्त एक डिमांड कह लें, रिक्वेस्ट कह लें, गुजारिश जो कर रहे थे अपोजिशन जमातों से, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, कि जब ये IMF आ रहा है, पाकिस्तान डील करना है, एक बड़ी प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को अप्लाई करना है, तो ये उस वक्त तक क्या अपोजिशन एहतजाज की तनाजुर में थोड़ा सा? जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है, मैंने सुन लिया। जी, तो ये एहतजाज वगैरह आप लोग क्या डिले करेंगे या बस ईद के फौरी बाद सड़कों पर आना है? एहतजाज डिले, जैसे बड़ी अवामी मैंडेट से ये हुकूमत आई है, फॉर्म 45 और 47 का मसला हल कर लें। और मेरे भाई का ताल्लुक जिस पार्टी से है, अल्लाह माफ कर दे, इफराते ज़र, करप्शन, ये वो इस तरह के अल्फाज तो मुझे इस पार्टी के ऊपर सजते दिखते भी नहीं है कि जो यहाँ पर सिंध का हाल है और जिस तरीके से इलेक्शन छीना गया है, तो मतलब आप हम लोगों के साथ ये ज्यादतियां करें, मुल्क की बाकी पार्टी जितनी भी हैं उन सबको आप वो करें, और हम मुल्क के वसीतर मुफाद में, देखिए पहले ही कह दिया कि अब ये लाश अपने कंधों पर नहीं उठाएंगे। मुल्क का वसीतर मुफाद नहीं होता, इन सब का आपस में मुफाद होता है। और जो 16 महीने में इस PDM की गवर्नमेंट ने, घप्पा घोटाला ने क्या कर लिया इस मुल्क के लिए, महंगाई कहाँ तक पहुंचा दी। हाँ, ये मैं कर सकती हूँ कि मैं अपनी इंशाल्लाह ताला अपनी पार्टी की आदतों के बजाय इस इलेक्शन वाली बात को साइड पे रखें और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर एक मार्च करेंगे। क्योंकि वो भी तो आई थी ना यहाँ, लॉन्ग मार्च करते हुए अवाम को, जिस वक्त की पिछले साल की मैं बात कर रही हूँ, रिजीम चेंज से पहले, बहाना तो रिजीम चेंज का था, और जो स्टार्ट हुआ था जनवरी से यहाँ पर एहतजाज, तो उस महंगाई के खिलाफ अवाम क्यों भुगते? IPPs आप लगाएं, यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स की अयाशियां, जो सारे इतनी मराद दी हुई है, वो लोग आपको करें। आज जाके साहिर साहब, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आप ये कह रही हैं, तो पीपल्स पार्टी क्यों आपके साथ एहतजाज करेगी? उनकी सपोर्ट से तो इस वक्त हुकूमत कायम हुई है। मैंने तंज किया है। अच्छा, मैंने तंज किया है जी। तो अगर वो पीपल्स पार्टी ने करना होता तो वो कहते हैं ना कि ये जो एक हाथ से, हदीस मुबारक है कि एक हाथ से तो दूसरे को पता ना चले, ये सिंध गवर्नमेंट ने अपने आप पे लागू कर लिया है कि अब हम जिस हाथ से देंगे, देने वाले को भी नहीं पता चलेगा कि हम इसको देंगे या नहीं देंगे। तो जो आवाम की, हम पार्टीज निकले ना निकले, ये आवाम निकल आएगी। जिस तरीके से यहाँ पर महंगाई ऊपर जा रही है, लोग ये देखिए, थोड़ी बहुत जो बचत है आवाम की, वो यहाँ पर है कि यहाँ पर मुहैया हजरात ज्यादा है। हमारे कुछ लोग रॉबिन हुड बनने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, एक तरफ से कमा लिया, दूसरी तरफ से उसका 5% लोगों में बांट दें, तो समझ रहे हैं कि शायद ये कंपनसेट हो जाएगा। दुनिया को तो बेवकूफ बना लेते हैं, अल्लाह को भी बेवकूफ बना ले, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल सही। तो ये सारा कुछ देखना पड़ेगा, और यही गवर्नमेंट थी और यही इलेक्शन कैंपेन में इनकी बातें थी पीपल्स पार्टी की कि हम तो गवर्नमेंट में थे ही नहीं। अगर हमारे वजीर आजम अब बंद गली में पहुंचाएंगे भी इसको को, देखिए बजट आने, अभी तो हमारे बहुत सारे बजट है, हमारे दिफाई बजट है, बाकी तालीम का बजट है, ये वो जरा पैसे ले लें
फिर हम बताएंगे कि क्या करना है। ठीक है। तो हुमायूं मोहम्मद साहब, ये इलेक्शन डेज के बाद ये हमने देखा था कि मौलाना साहब से आपकी मुलाकात हुई थी और लग रहा था कि बड़ी तगड़ी ऑपोजिशन सामने आएगी, लेकिन पिछले कोई 15-20 दिन में हमें कोई खास एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है ऑपोजिशन जमातों की। तो आपकी तरफ से भी थोड़ा सा ज़रा एक ब्रेक आ गया। मौलाना साहब ने भी, उन्होंने तो ईद के बाद बहरहाल ऐलान किया है, लेकिन वो अपनी एक अलग कैपेसिटी में वो एहतजाज करना चाहते हैं। देखिए, इस तरह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने इस वक्त इतने मसाइल हैं कि हम लोग जैसे जैसे वो लिस्ट सामने आती जाती है, वो कहते हैं कि ना पे एज यू गो या लेट्स क्रॉस द ब्रिजेस एज दे कम। सो हम लोग हर एक प्रॉब्लम को जब वो सामने आता है तो हम उसको हल करते हैं। हमारा इससे पहले वो था, फिर उसके बाद ये रिजर्व सीट्स की थी, उसके बाद अभी ये मसला आ गया था, ये जुडिशरी वाला, इसका मसला आ गया था। आगे ईद के बाद जब वो मसला आ गया था हम उसको भी देख लेंगे, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उसमें वो करना है। लेकिन असल मसला देखें, जब हम ये बात करते हैं कि जब आप कहते हैं ना कि ये हो रही है, आपको पता है तकरीबन इस वक्त जो फिस्कल डेफिसिट, जो रिकॉर्ड फिस्कल डेफिसिट सामने आ रहा है, उसकी रफली जो सुनने में आ रही है बातें, वो तकरीबन 10 खरब रुपए का फिस्कल डेफिसिट सामने आ रहा है, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। अच्छा, अब इसके बारे में हुकूमत क्या कहती है? इसके बारे में हुकूमत में ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि ये हुकूमत ऑलरेडी डिफॉल्ट कर चुकी है। अच्छा, उसको आप कैसे के लिए कोई रिलीफ नहीं है इस हुकूमत के पास, वेरीफाई कर सकते हैं? नहीं, अवाम के, मुझे तो वो मरियम औरंगजेब नजर नहीं आ रही जो दरमियान में आके बड़े चबा के अल्फाज कहती थी कि आधी रात को पेट्रोल 9 रुपए का करके इनको नींद कैसे आ गई। तो अब उसको नींद आ रही है कि नहीं आ रही? मुझे लगता है अभी वो पंजाब में उनको ये समझ नहीं आती। वहाँ पे वो बड़े आराम से वो आटे के थैले के ऊपर तस्वीरें छपा के वो लोग बेच रहे हैं या लोग दे रहे हैं। उसमें भी आवाम कहती है कि आटे के अंदर से गंद निकल रहा है। मतलब ये तो इनकी हालत है, एक काम सही कर नहीं सकते। अब बात आ जाती है दूसरी, ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा है? ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि ये लोग तो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, और उसकी बात यह है कि 2022 में अगर आप देख लें, इन्होंने कहा था कि हमने बचा लिया है। 2024 में जब ये जा रहे थे तो उस वक्त इनका जो डेफिसिट था, जो जीडीपी का वो था, वो -0.178 था। मतलब जीडीपी माइनस में चली गई थी। तो ये अगर आप इसको डिफॉल्ट नहीं कहते तो किसको कहते हैं? और ये कहते हैं हमने डिफॉल्ट से बचाया था। जिस वक्त इन्होंने डिफॉल्ट से बचाया था उस वक्त जीडीपी 6.1 या 6.2 था, उस वक्त आपके सारे पैरामीटर्स प्लस थे। और जब ये छोड़कर गए हैं जिसमें इन्होंने बचा दिया तो सारे पैरामीटर्स माइनस में थे। मेरे ख्याल में इन्होंने, जैसे इमरान खान कहते हैं ना कि एक तो अनपढ़ लोग हैं, ऊपर से ये पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते, इनको प्लस माइनस। इख्तियार बेग साहब इस पर कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। जी इख्तियार बेग साहब। देखिए, मैं अपने फाजिल दोस्त हुमायूं साहब को ये बतलाऊंगा, हम साथ असेंबली में बैठते हैं साथ कि डिफॉल्ट का ताल्लुक जो है वो डेफिसिट से, डिफॉल्ट का ताल्लुक है कि आपने जो कमिटमेंट किए हुए हैं वो वक्त पे अगर आप ऑनर नहीं कर पा रहे, जो कर्जे आपने लिए हैं उनकी अदायगी आप वक्त पे नहीं कर पा रहे, तो आप डिफॉल्ट की जुमरे में आते हैं। वो एलसीआं जो आपने खोली हुई है उनकी पेमेंट्स आप नहीं कर पा रहे तो डिफॉल्ट की जुमरे में आप आते हैं। तो बाकी चीजें, ये जीडीपी ग्रोथ, तो मिर्जा साहब दो कर्जों को तो हम रोल ओवर कर चुके हैं, यूएई और चाइना के, इसका मतलब हम वापस करने की पोजीशन में नहीं है। देखिए ना, जीडीपी ग्रोथ 1% हो या जीडीपी ग्रोथ 6% हो, उससे आपकी माशी रफ्तार देखी जाती है कि आप माशी। चलो मेरा पॉइंट आपका भी आ गया। अब इख्तितामी चंद लम्हात में जानूँ सायरा साहब भी इस पर कमेंट कर दें। सायरा साहब, आप कुछ कहना चाह रही थी, वो उस वक्त चूंकि इंटरनेट कनेक्शन वीक था, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सायरा जी को मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि माय वाइफ इज वेरी फॉन्ड ऑफ यू। आप जिस तरह से बात आज कर रही हैं जी, उसमें बड़ी मायूसी मुझे नजर आ रही है। जी सायरा बानो साहबा जी, आप सही कह रहे हैं। मैं कुछ नहीं, मैंने तो ऐसे कुछ सुनाना नहीं था कि जो आपने कहा ना फिक्रा उस पे, कि वो कहते ना कि हमारे मुल्क ने जो फासले काटे हैं, गुमा होता है उन पे बैल और कोहलू के चक्कर का, अमीर कारवां हमको वही लौटा के लाते हैं, नजारा आखिरी जो था वो आगाज मंजर का, तो सब घूम फिर के हम। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहबा, मिर्जा इख्तियार बेग साहब, हुमायूं मौजूद थे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।